नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज एक हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं और वो है सरकारी कर्मचारियों का संविधान में संरक्षण। अर्थात सरकारी कर्मचारी जब अपने सरकारी दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो उनको संविधान में उस समय क्या संरक्षण प्राप्त है, उसके बारे में आज हम चर्चा करना चाहते हैं। आज हम ये चर्चा करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है, संविधान निर्माताओं ने उनको क्या समझ करके संविधान में ऐसा संरक्षण प्रदान किया। दूसरा पॉइंट ये है कि सरकारी सेवाओं की सेवा संबंधी शर्तों का निर्धारण किसको दिया गया है बनाने के लिए, कौन कानून बनाएगा। और तीसरा कि जब सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं उस समय उनको क्या क्या संरक्षण प्राप्त है जिससे कि वह अपने सेवा में बने रहें, उनको सेवा से कोई खतरा न हो। इसके बारे में संविधान में व्यवस्था की गई। और हम यह भी देखेंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में क्या अपने विचार रखे हैं और हम सरकारी कर्मचारियों की क्या परिभाषा है उसको भी संविधान में कैसे उसको लिया जाता है उसको भी देखेंगे। इन तमाम सभी चर्चाओं को आज हम यहाँ पे करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के जो निर्माता थे वो संविधान का जब निर्माण कर रहे थे तो उन लोगों ने जो है संविधान निर्माण करते समय यह विचार व्यक्त किया कि कानून बनाने का जो जिम्मेदारी है वो तो विधायिका पे है। वो जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करती है, जनता की इच्छाओं के अनुरूप जो है कानून बनाती है। लेकिन कानून बन जाने के बाद से उसको लागू करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसको लागू करना कोई आसान कार्य नहीं होता है। इसलिए लागू करने के लिए उनको योग्य व्यक्ति चाहिए कि जिससे उसको लागू किया जा सके। और ऐसे व्यक्ति की तलाश में उन लोगों ने कहा कि ऐसा व्यक्ति कौन होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी हो, योग्यता हो, प्रशिक्षित हो, अनुशासित हो, चरित्रवान हो। ऐसे लोगों की जरूरत है जो कानून को लागू कर सके, जो कार्यपालिका का कार्य कर सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम कानून को लागू करने वाले व्यक्ति को संविधान का संरक्षण प्रदान इसलिए करेंगे कि जब वो लागू करेंगे तो हो सकता है कि कानून उनको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध लागू करना पड़े, अपने मंत्री के विरुद्ध लागू करना पड़े। उस समय उनको संरक्षण चाहिए, अदरवाइज उनको सेवा से उनको निकाल दिया जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 309 से लेकर के 311 तक का प्रावधान किया। तो संविधान में ये बात आई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक योग्य प्रशासक को संरक्षण मिलना चाहिए जिससे कि वो कानून को निडरता के साथ लागू कर सके, उसको अपनी सेवा, अपनी नौकरी का खतरा न हो। इन सब बातों को ध्यान में रख करके संविधान में व्यवस्था की गई। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करना चाहेंगे सरकारी कर्मचारी जो बार बार हम शब्द यूज कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। सरकारी कर्मचारी का मतलब सिविल सर्वेंट से है और इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है एएन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में कहा कि सरकारी कर्मचारी का मतलब सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट का मतलब कि एक ऐसा संबंध जो सरकार और व्यक्ति के बीच में मास्टर और सर्वेंट का हो। यानी कि एक तरफ व्यक्ति हो, दूसरे तरफ सरकार है, उन दोनों के बीच में सरकार मास्टर का रोल करे और व्यक्ति जो है सर्वेंट का रोल करे। दोनों में मास्टर सर्वेंट का जो रिलेशन होना चाहिए। तो मास्टर सर्वेंट का रिलेशन से क्या मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको सरकार अपॉइंट करे, सरकार उसको पेमेंट दे, सरकार उसको कंट्रोल करे, सरकार उसको डायरेक्शन दे और वह व्यक्ति सरकार के नियंत्रण में रह करके, उनके जो है निर्देशन में रह करके और सरकारी कर्तव्यों का पालन करे, तो उसको जो है हम सिविल सर्वेंट मानते हैं। तो जब भी हम सरकारी कर्मचारी का शब्द का प्रयोग करें उसका मतलब सिविल सर्वेंट से है। तो सिविल सर्वेंट की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में सामान्य रूप से, और भी व्यवस्थाएं हैं लेकिन हम अभी सिविल सर्वेंट की बात करेंगे। अब ये सिविल सर्वेंट के संबंध में नियम और कानून बनाने की शक्ति किसको है? पहला क्वेश्चन ये है कि इनके कंडीशन ऑफ सर्विसेज कौन तय करेगा। तो संविधान के आर्टिकल 309 में यह व्यवस्था की गई है कि सामान्य रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संसद और राज्य कर्मचारियों के लिए राज्य विधानमंडल जो है कानून का निर्माण करेगा और उस कानून के अनुसार ही इनकी सेवा शर्तें तय होंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि संसद और राज्य विधानमंडल कानून न बना पाए। उस समय राष्ट्रपति को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और राज्यपाल को राज्य
स्तर के कर्मचारियों के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे ऐसा कार्य होना चाहिए, क्योंकि शमशेर सिंह के केस में यह कहा गया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे, उनके सलाह से जो है वो इतर नहीं जा सकते, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो एक चीज यह स्पष्ट हो गया कि इनके संबंध में नियम कौन बनाएगा। दूसरा ये है कि जब इनको नौकरी मिल जाती है, जब अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनका कार्यकाल क्या होता है। तो सामान्य रूप से हमारी अवधारणा रहती है कि इनका रिटायरमेंट 60 है, 62 है, 65 है, 58 है, कि ये इतने साल तक इनकी नौकरी जो है परमानेंट है। लेकिन आर्टिकल 310 में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति या राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत वो अपना पद धारण करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि द सिविल सर्वेंट होल्ड्स देयर पोजीशन ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर एज केस में भी, यानी कि वह केंद्रीय कर्मचारी है तो राष्ट्रपति की इच्छा के तहत, और वो राज्य स्तर का कर्मचारी है तो राज्यपाल की इच्छा के तहत वो अपने पद को धारण करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्मचारी की नौकरी तभी तक बनी रहती है जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रसन्न है, तब तक वो नौकरी करे। जब अप्रसन्न हो गए तो नौकरी से हट जाएंगे। तो आपको लगेगा कि ये कैसा संरक्षण है। एक्चुअली ये डॉक्ट्रिन ऑफ, इसको प्लेजर बोलते हैं, जो पावर है राष्ट्रपति और राज्यपाल का, ये प्लेजर पावर इसलिए रखा गया कि कोई भी कर्मचारी जब ज्वाइन करता है तो वो योग्य माना जाता है, योग्यता के आधार पर उसका अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन कभी कभी वो करप्ट हो जाता है, इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, तो उसको निकालने की शक्ति जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास दी गई है, कि उनके पास ये कॉम्पिटेंसी राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए कि उनको बाहर कर दें अयोग्य को, और योग्य को रखे अपने पास। तो इसलिए यह जो है एक शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति और राज्यपाल को, जिस शक्ति को बोलते हैं प्लीजर पावर, प्रसाद पर्यंत की शक्ति। तो आपको लगता होगा कि तो जब चाहे तब निकाल दे सकते हैं। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। यह जो डॉक्ट्रिन ऑफ जो प्लेजर है, यह एक ऐसा पावर है जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति एज केस में भी वो कर्मचारियों को निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर के सजग थे। उन्होंने यह पावर इसलिए दिया कि अयोग्य को बाहर निकाला जा सके, जिससे कि सिस्टम चले। लेकिन यह उन्होंने ध्यान में रखा कि कहीं राष्ट्रपति या राज्यपाल या जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वह इस शक्ति का दुरुपयोग न कर ले, इसलिए उनको संरक्षण प्रदान किया गया। और वह संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 311 में दिया गया है। तो 311 जो है संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि सरकारी कर्मचारियों को सेफगार्ड्स मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। किसके अगेंस्ट? तो प्लीजर पावर के अगेंस्ट, प्रसाद पर्यंत के अगेंस्ट जो है, इसी संरक्षण की हम बात करते हैं। तो 311 की जब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल का, तो इसमें दो क्लॉज है। क्लॉज 1 यह स्पष्ट करता है कि जो प्लीजर पावर है, उस प्लीजर पावर का प्रयोग कौन करेगा। आपने देखा राष्ट्रपति या राज्यपाल, लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल हर एक मामले में तो कर नहीं सकते, इसलिए वो अपने पावर को डेलीगेट कर देते हैं। तो 311 के क्लॉज 1 में व्यवस्था की गई है कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कौन करेगा, तो वह या तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी करेगा या उससे ऊपर का अधिकारी करेगा। यानी कि कर्मचारी को जिसने अपॉइंट किया है वह प्लेजर पावर को प्रयोग करेगा या उसके ऊपर का। प्लेजर पावर में क्या प्रयोग हो सकता है? तो प्लेजर पावर में कर्मचारी को डिसमिस किया जा सकता है, कर्मचारी को रिमूव किया जा सकता है, या कर्मचारी को उसके पद से अवनत किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, डिमोट किया जा सकता है। तो 3 तरह के ही शक्ति का प्रयोग होता है, डिसमिस, रिमूवल या रिडक्शन इन रैंक, जिसको डिमोट भी बोलते हैं। यही 3 तरह की कार्रवाई होती है। यही 3 तरह की कार्रवाई को सरकार अपने शक्ति के अंतर्गत प्रयोग करती है। और 311 की क्लॉज 1 में कहा गया है कि जब इस शक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो वह प्रयोग करने वाला अधिकारी या तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा या उससे ऊपर का। अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे का अधिकारी ऐसे शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे एक मामला हुआ था बिहार में, बिहार वर्सेज अब्दुल मजीद के मामले में
मामला ये था कि इसमें अब्दुल मजीद सब इंस्पेक्टर थे और उनका अपॉइंटमेंट आईजी पुलिस ने किया था। लेकिन यह पाया गया कि अब्दुल मजीद जो है डरपोक हैं, वो सब इंस्पेक्टर का कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उनको डीआईजी ने जो है डिसमिस कर दिया पोस्ट से। तो अब्दुल मजीद कोर्ट में गए और कोर्ट से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आर्टिकल 311 के क्लास 1 में ये व्यवस्था की गई है कि या तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसमिस कर सकती है या उसके ऊपर की अथॉरिटी, लेकिन डीआईजी तो हमारे अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ही नहीं है, हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी आईजी थे, तो या तो आईजी कर सकते थे या आईजी के ऊपर का अधिकारी कर सकते। तो जब ये पिटीशन फाइल हुआ उसी समय पुलिस ने अपने इस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया, रिवोक कर दिया और उनको फिर वापस बुला लिया। पुलिस समझ गई, तो बहुत दिन तक जो है डिसमिस रहे। बाद में उन्होंने एरियर को क्लेम किया तो पुलिस ने मना कर दिया कि हम आपको एरियर नहीं देंगे, आपको तो नौकरी पे बुला लिया। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको एरियर देना पड़ेगा, इसलिए कि कानून की नजर में केवल आईजी या उसके ऊपर का अधिकारी डिसमिस कर सकता था और यहाँ डीआईजी ने किया जिसको अधिकारी नहीं था, पावर ही नहीं था। तो कानून की नजर में तो अब्दुल मजीद कभी डिसमिस हुए ही नहीं, वो नौकरी में थे, इसलिए वो एरियर पाने का अधिकारी हैं और उनको एरियर मिला। तो जो प्लेजर पावर है और वो पावर है डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक, इसका प्रयोग कौन कर सकता है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी या उसके ऊपर का जो भी अथॉरिटी होगा वो कर सकता है। दूसरा संरक्षण ये है 311 के क्लास 2 में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी या एबव जब अपने पावर का प्रयोग करेगा तो उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और वह प्रोसीजर क्लास 2 में दिया हुआ है। अगर उसके बिना अगर जो है वो अपने शक्ति का प्रयोग करता है तो संविधान के अनुच्छेद 311 के विरुद्ध होगा, वह उसका ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो वो प्रक्रिया क्या है जो 311 के क्लास 2 में दिया गया है? वह प्रक्रिया ये है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एबव एक अवसर प्रदान करेगा, यानी कि जांच होगी, जांच में उस कर्मचारी को समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा कि वह अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखे और उसको साक्ष्य देने का मौका दिया जाएगा। वह कोई दस्तावेज कहता है तो वो दस्तावेज उसको लिया जाएगा, जो समय मांगता है तो उसको समय दिया जाएगा। यानी कि क्लास 2 टॉक्स अबाउट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी गिवन टू द सिविल सर्वेंट so that he can prove that he is not guilty, he is innocent। ऐसा जो है करने का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 311 के क्लास 2 में दिया गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 311(2) में यह व्यवस्था की गई है कि जब भी कोई कंप्लेन आता है किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध तो एक उसकी इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी में क्या होगा? इंक्वायरी ऑफिसर जो एक नोटिस देगा, नोटिस देने के बाद नोटिस क्या देगा कि आपको के खिलाफ ये शिकायत प्राप्त हुई है, उस शिकायत की प्रतिलिपि उसके साथ रहेगी और जो है आप इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें कि क्यों ना आपके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। तो वो कर्मचारी समय मांग सकता है कि हमको और साक्षी इकट्ठा करने के लिए समय दिया जाए और वह उस तारीख को उस समय पे कार्यालय में उपस्थित होगा, जांच अधिकारी के सामने आएगा, अपनी बात रखेगा, और भी कोई बात आती है तो और उसको समय दिया जाएगा, यानी समुचित अवसर दिया जाएगा जांच के दौरान। अब मान लीजिए कि जांच हो गई, जांच होने के बाद क्या कार्रवाई होगी? तो इंक्वायरी जो ऑफिसर होगा वो जांच करने के बाद से अपॉइंटिंग अथॉरिटी या एबव को जो है वो रिपोर्ट अपनी सौंप देंगे। अब रिपोर्ट आ गई अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास, अपॉइंटिंग अथॉरिटी अब क्या करेगी? तो हमारे 311 में यह प्रारंभिक में व्यवस्था थी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक और अवसर प्रदान करेगा, किसको? उस कर्मचारी को, कि आपके खिलाफ यह रिपोर्ट आ गई है, अब आपके रिपोर्ट में जांच सही पाई गई है और आप जो है इसके दोषी हैं, तो आपके खिलाफ क्यों न जो है तीनों में से कोई कार्रवाई की जाए। तीनों में मतलब डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक। तो आप यहाँ देखें कि इंक्वायरी ऑफिसर एक जांच किया तो हियरिंग का मौका दिया, रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास दे दिया, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी एक हियरिंग का मौका दे रही है। तो ये हियरिंग का मौका किस लिए दे रही है कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, यानी कि आपको पेनाल्टी आपको जो है जो दी जा रही है वो रिमूवल कर दिया जाए या डिसमिसल कर दिया जाए या रिडक्शन इन रैंक कर दिया जाए, इस पर जो है हियरिंग करनी है। लेकिन कर्मचारी क्या करते थे
थे कि कर्मचारी जो कहते थे, सर जो हम पहली इंक्वायरी में जो एविडेंस दिए थे वो सफिशियंट नहीं था, अब मुझे एविडेंस और मिल गया है, इसलिए इंक्वायरी जो की गई थी वो ठीक नहीं है, आप ये देखिए मेरे पास ये साक्ष्य है। तो उसमें डिले होता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कोई शिकायत प्राप्त हुई तो एक इंक्वायरी की गई, इंक्वायरी में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, हियरिंग की गई, इसको बोलते हैं फर्स्ट हियरिंग। अब जब रिपोर्ट तैयार होकर के अपॉइंटिंग अथॉरिटी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास आ गया और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जब पनिशमेंट देने के पर विचार कर रही है तो भी एक हियरिंग दे रही है, तो इसको बोलते हैं सेकेंड हियरिंग। तो फर्स्ट हियरिंग बाय इंक्वायरी ऑफिसर, सेकेंड हियरिंग बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। और सेकेंड हियरिंग जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी देती थी या यू कैन से कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी देती थी, तो उसमें जो है कर्मचारी जो है अपना साक्ष्य देते थे, अपनी बात करते थे, तो बहुत डिले होता था और डिले होने की वजह से निर्णय लेने में विलंब हो जाता था। तो इस बात को ध्यान में रखकर के संसद ने अपने संविधायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए 15वें संविधान संशोधन 1963 में इसे 311 के क्लास 2 में अमेंड कर दिया और कहा कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अब एविडेंस नहीं सुनेगी, सेकेंड हियरिंग तो देगी लेकिन एविडेंस नहीं सुनेगी, अब केवल क्वांटम ऑफ जो है पेनाल्टी है उसके बारे में ही हियरिंग करेगी कि हम क्यों ना डिसमिस कर दें या क्यों ना रिमूव कर दें या क्यों ना रिड्यूसिंग रैंक कर दें, क्योंकि इंक्वायरी ऑफिसर को पावर नहीं है पनिशमेंट देने का। तो ये व्यवस्था की गई। तो अब फिर इंक्वायरी होती थी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सेकेंड हियरिंग देते थे, फिर भी जो है कर्मचारी नहीं मानते थे और अपना जो है वो एविडेंस दिया करते थे, डिले हुआ। तो बाद में फिर पार्लियामेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1976 में और यह स्पष्ट कर दिया कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अब सेकेंड हियरिंग देने के लिए बाउंड नहीं है, मतलब उसको रिपील कर दिया। तो जब ऐसा संशोधन हुआ तो यह प्रकरण जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया और वह केस था मोहम्मद रमजान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, इंक्वायरी दो तरीके की होती है। एक इंक्वायरी जो इंक्वायरी ऑफिसर करे, यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी किसी को इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया कि आप जांच करिए, तो इंक्वायरी ऑफिसर जांच कर रहे हैं, जांच में नोटिस देंगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मौका देंगे, बात उनकी सुनेंगे कर्मचारियों की और अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार करने के बाद से अथॉरिटी को दे देंगे। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अब अथॉरिटी इज बाउंड टू डू सेकेंड हियरिंग, अब दूसरे सेकेंड हियरिंग करने के लिए बाउंड है, क्योंकि रिपोर्ट तो आ गई लेकिन रिपोर्ट पर अब निर्णय लेना है। तो निर्णय लेने के पहले उस पक्षकार को सुना जाएगा कि क्यों ना डिसमिस कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए या रिड्यूसिंग रैंक कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कि अथॉरिटी इंक्वायरी ऑफिसर ना बनाकर खुद जांच कर ले। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर खुद अथॉरिटी जांच कर रही है उस समय सेकेंड हियरिंग की जरूरत नहीं है। अथॉरिटी अपना इंक्वायरी करे, फर्स्ट हियरिंग कर रही है, मतलब उसको नोटिस दे रही है, उसको समय दे रही है कि आप आइए अपनी बात कहिए, और बात कहने के बाद से जो अथॉरिटी डिसीजन लेती है वहां पे सेकेंड हियरिंग की जरूरत नहीं है, वहां पे वो अपना निर्णय ले सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो हम यह बात स्पष्ट कर दें कि संविधान में दो संरक्षण प्राप्त है। नंबर 1 कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी या एबव यह एक्शन ले सकती है, और दूसरा ऐसा एक्शन लेने में 311 के क्लास 2 में जो प्रक्रिया दी गई उसको पालन करना पड़ेगा। प्रक्रिया यह है कि सरकारी कर्मचारी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हियरिंग करने का, लेकिन उस हियरिंग को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया और कहा कि इंक्वायरी ऑफिसर अगर हियरिंग करता है, इंक्वायरी करता है और उसके तो वो हियरिंग देगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा और सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा इंक्वायरी ऑफिसर और अथॉरिटी को देगा, और अथॉरिटी जो है क्वांटम ऑफ पेनाल्टी पे जो है फिर हियरिंग करेगी कि उसको क्या दंड दिया जाए। लेकिन अगर स्वयं अथॉरिटी इंक्वायरी करती है तो वह एक हियरिंग देगी, उसमें सारा मैटर विचार किया जाएगा, समझा जाएगा, हर एक बात सुनी जाएगी पक्षकार की, और उसके बाद उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। सेकेंड हियरिंग का कोई अवसर नहीं है अथॉरिटी के माध्यम से। ये बात हुई। थर्ड पॉइंट ये है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने खेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा
कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये हुआ कि इंक्वायरी ऑफिसर या अथॉरिटी कर्मचारी को यह मौका देगा जिससे कि वो अपने आप को यह साबित कर सके कि वो गिल्टी नहीं है, वह अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सके, इसके लिए अवसर देगा। वह इसके लिए भी अवसर देगा कि वह साक्ष्यों को जो है परीक्षण कर सके, दस्तावेज का परीक्षण कर सके। इन सभी चीजों के लिए उसको समुचित अवसर दिया जाएगा, और अगर अवसर नहीं दिया जाता है तो पूरी कार्रवाई जो है असंवैधानिक हो जाएगी। चौथी बात मैं आपसे यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुरुषोत्तम लाल ढींगरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का संरक्षण जो है केवल परमानेंट कर्मचारियों को ही नहीं है जिनका प्रोबेशन खत्म हो गया है, जो प्रोबेशन पे हैं उनको भी अधिकार है कि एक उनको जो हियरिंग का मौका मिलना चाहिए। हालांकि सामान्य रूप से मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन दिया जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि क्या यह संरक्षण देना आवश्यक है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के लिए? हमारे संविधान निर्माताओं ने यह भी सोचा कि चलो ठीक है, हम तो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, हियरिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास समय न हो कि वो हियरिंग करे। तो वह 3 परिस्थितियों की तलाश की हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिसमें कहा कि इन 3 परिस्थितियों में हियरिंग नहीं की जाएगी और तत्काल एक्शन होगा। जैसे पहला कहा कि अगर किसी कर्मचारी को किसी न्यायालय ने जो है क्रिमिनल मैटर पे दंडित कर दिया है, तो उस समय विभागीय कार्रवाई में कभी भी जो है जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। उस न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही जो है डिसमिसल या रिमूवल या रिडक्शन रैंक हो सकता है। तो पहला ये हुआ। दूसरा यह व्यवस्था की गई है कि हो सकता है कि व्यवहारिक रूप से संभव न हो कि जांच की जाए, उस परिस्थिति में डायरेक्ट एक्शन हो जाएगा बिना इंक्वायरी के। वो परिस्थिति क्या हो सकती है? जैसे हमारे कोई कर्मचारी है, वो दंगा में इन्वॉल्व हो गया, बलवा में इन्वॉल्व हो गया, है ना, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो वहां पे जांच करना आवश्यक नहीं है। वहां पे हमारे संविधान निर्माताओं ने 311 के अपवाद में कहा कि अब उस समय उस पर एक्शन होना चाहिए, उसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये है जहां पे जांच की जरूरत नहीं है, वो यह है कि अगर राज्यपाल को या राष्ट्रपति को यह लगता है कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करना आवश्यक नहीं है, उस परिस्थिति में भी जांच नहीं किया जाएगा। तो सारांश यह है कि हर एक कर्मचारी को अपने सरकारी कर्तव्यों का पालन निर्भीकता के साथ करे, ईमानदारी से करे, तो उसका जो है संरक्षण प्राप्त है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर मनमाना कार्रवाई की जाती है तो उसके विरुद्ध संरक्षण है, और अगर वो करप्ट है, इनकॉम्पिटेंट है, तो उसके विरुद्ध जो है इस नियम का पालन करते हुए, हियरिंग का पालन करते हुए कार्रवाई की जा सकती है, और वो कार्रवाई है डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक। इसमें सस्पेंशन शामिल नहीं है। सस्पेंशन किसी तरह का जो है दंड नहीं है, किसी तरह का पेनाल्टी नहीं है, इसलिए सस्पेंशन करने में हियरिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। और एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तुलसीराम पटेल के केस में यह कहा कि अगर कोई कर्मचारी अपने सरकारी कर्तव्यों के पालन में इनकॉम्पिटेंट है, करप्ट है, या नहीं कर रहा है, मिसकंडक्ट का दोषी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर वह उसका व्यवहार जो है प्राइवेट नेचर का भी है, जिससे कि उसके कर्तव्यों पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां भी कार्रवाई की जा सकती है। तो यह जो है व्यवस्था की गई है। और यहां तक मैं बता दूं कि हर एक सरकारी कर्मचारी को फंडामेंटल राइट्स भी अवेलेबल है, जो हम भाग 3 में पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आर्टिकल 311, यह दोनों चीजें सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं, और वह सरकारी कर्मचारी होते हुए इनका लाभ उठा सकता है।